नमस्कार, बिहार न्यूज़ लाइव के इस पेज पर आप सभी का स्वागत है। अभी हमारे साथ सारण शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से के एमएलसी केदारनाथ पांडे जी मौजूद हैं। अभी 22 अक्टूबर को इसका मतदान होने वाला है। हम जानते हैं कि क्या कुछ इनकी तैयारी है और क्या कुछ इनकी प्राथमिकता है। शिक्षक हित में जो काम किए हैं उनमें क्या क्या महत्वपूर्ण है जिसको आप शिक्षकों के बीच बता रहे हैं? देखिए, जहाँ तक शिक्षकों के हित में महत्वपूर्ण बातों का सवाल है, मैं 50 वर्षों से शिक्षकों की समस्याओं से जुड़ा हुआ हूँ और 50 वर्षों में हम लोगों ने शिक्षकों के लिए कम से कम 10 आंदोलन किए और बिहार में शिक्षा जो निजी क्षेत्र में थी वो हमारे आंदोलन की बदौलत सार्वजनिक क्षेत्र में आई। सरकारीकरण हुआ सारे स्कूलों का 1980 में हम लोगों के प्रयास से, और देश का पहला मजबूत संगठन है बिहार माध्यमिक शिक्षक संघ। उसकी जो मासिक पत्रिका है, मैं उसका संपादक रहा 1985 से 92 तक, और 92 से 2016 तक मैं बिहार माध्यमिक शिक्षक संघ का महासचिव रहा और अब मैं उसका अध्यक्ष हूँ। इस तरीके से 2006 में जो नियोजित शिक्षक आए तो उस समय उन्हें नियत वेतन मिलता था जी, और हम लोगों ने उस नियत वेतन को चुनौती दी और उनको पुराने शिक्षकों की तरीके से वेतनमान सर और सेवा शर्तों में संघर्ष करते हुए 20 साल हो गए। शिक्षक अभी भी समान काम के समान वेतन मांग रहे हैं, लेकिन सरकार ने उनको मानने को सरकार ने अभी तक अपनी सहमति नहीं दी है, राजी नहीं हुई है। ये सरकारें शिक्षा को प्राथमिकता की सूची में नहीं रखती। जो भी उपलब्धियां आज तक हासिल हुई हैं सरकारों की कृपा से नहीं हुई। ये सारी की सारी उपलब्धियां शिक्षक संगठन के आंदोलनों की उपज हैं। तो जिस समय सरकार ने नियत वेतन के शिक्षकों को बहाल किया था, उसी समय हम लोगों ने कहा था कि इनको समान काम के बदले समान वेतनमान देना होगा और सेवा शर्तें लागू करनी होंगी। आज हम लोग माननीय उच्च न्यायालय से ये मुकदमा जीते थे जी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में सरकार ने हमारे मुकदमे को जीत लिया जी, और हम हार गए सुप्रीम कोर्ट। सर, हाल फिलहाल सरकार ने 8 वर्षों बाद एस्टेट का परीक्षा लिया जनवरी में, और 5 महीने बाद बिना किसी ठोस कारण के परीक्षा को रद्द कर दिया गया। इस कोरोना काल में 300 से 400 किलोमीटर दूर सेंटर देकर ऑनलाइन एग्जाम लिया गया। क्या ऐसे में पहले जो शिक्षकों की बातें हो रही थी उन बातों को पूरा कर दी जी जी, तो अब नियोजित शिक्षकों को एक वेतनमान भी है और एक सेवा शर्त भी उनकी है। लेकिन अभी हम जहां पहुंचना चाहते थे उसकी दूरी थोड़ी बनी हुई है, जिस दूरी के लिए हम लोग आगामी 6 वर्षों में अभी श्रम करेंगे। और जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति आ रही है जिसका फोकस निजीकरण की ओर है, उस निजीकरण को हम लोग खारिज करेंगे। और हम लोगों का ये विश्वास है और हम लोग इस बात के लिए संघर्ष कर रहे हैं कि शिक्षा को सार्वजनिक क्षेत्र में होना चाहिए और सरकार की जवाबदेही होनी चाहिए शिक्षकों को वेतनमान और सारी सुविधाएं देने की जवाबदेही। सर, मैं यहाँ आपको रोकूंगा। क्या शिक्षकों के पास कोई नैतिक जिम्मेदारी है या नहीं है? बिल्कुल नैतिक जिम्मेदारी है शिक्षकों की, और शिक्षक अपनी नैतिक जिम्मेदारी का पालन करते हैं। ये अगर कहीं से किसी को भ्रम हो रहा है कि शिक्षक नैतिक जिम्मेदारी का पालन नहीं करते हैं। सर, स्कूलों में क्लास नहीं चलते हैं, शिक्षक आंदोलन नहीं, ऐसा नहीं मानता। स्कूलों में अभी कोरोना के चलते कक्षाएं नहीं चल रही। सरकार ने ब्रेक लगा रखा है, इसीलिए कक्षाएं चल नहीं रही हैं। अगर कोरोना नहीं रहता तो कक्षाएं चलती, और इसके बावजूद, कोरोना के बावजूद भी हमारे शिक्षक स्मार्ट कक्षाओं का आयोजन कर रहे हैं
और बच्चों को ऑनलाइन शिक्षा दे रहे हैं। सर, आप निजीकरण का विरोध कर रहे हैं। हाँ। और जो सरकारी सिस्टम के शिक्षक हैं वो अपने बच्चों को निजी विद्यालयों में पढ़ाते हैं। निजी तो कैसे? विद्यालय को इसलिए पढ़ा रहे हैं कि सरकार की नीति गलत है। सरकार नहीं चाहती है कि सरकारी सेक्टर के विद्यालय में शिक्षक बेहतर तरीके से समान और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दें। सरकार चाहती है कि सरकारी स्कूलों को हम ध्वस्त करके निजी क्षेत्र के विद्यालयों को आगे बढ़ावें। इस साजिश के खिलाफ हम लोग संघर्ष कर रहे हैं। इसीलिए ये वित्तरहित संस्थान आपको नज़र आ रहे हैं बिहार में, उत्तर प्रदेश में, जिनको अनुदान मिलता है समय पर वो भी अनुदान नहीं मिलता है। तो जब उनको आप पैसे नहीं देंगे तो आप उनको गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने के लिए व्यवस्था नहीं बनाएंगे तो फिर शिक्षक किस तरीके से सभी बच्चों को समान और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दे पाएंगे। सरकार की जो कमजोरी है ये सरकार को स्वीकार करना चाहिए और सरकार को शिक्षा को सार्वजनिक क्षेत्र में लाके शिक्षकों के वेतन को, उनकी सेवा दशाओं को इतना बेहतर बनाना चाहिए कि वो निजी क्षेत्रों का मुकाबला सही तरीके से कर सकें और उनके बच्चे भी पढ़ें। लोहिया का नारा था कि कलेक्टर हो या भंगी की संतान सबकी शिक्षा एक समान। अगर सरकारी विद्यालयों में कलेक्टर साहब का बेटा और भंगी का बेटा एक साथ पढ़ना शुरू करें तो आज सरकारी विद्यालयों की हालत बेहतर बन जाएगी, जैसा दुनिया के 11 देशों में आज भी समान स्कूल प्रणाली की शिक्षा लागू है। इसलिए सरकार लगातार इनकी लकीर को छोटा करना चाहती है और हम इसी का विरोध कर रहे हैं। हम शिक्षकों के पक्ष में इसीलिए खड़ा हैं, उनके आंदोलन को मजबूती के साथ लड़ रहे हैं कि कलेक्टर का बेटा और भंगी का बेटा एक साथ पढ़े और हमारे शिक्षकों के सामने वेतन की, भत्ते की, सुरक्षा की या अन्य जो उनकी उपलब्धियां होनी चाहिए, जो उनको लाभ होने चाहिए, जो उनकी सेवा दशाओं में परिवर्तन होना चाहिए, उसमें कमी ना आवे। सर, अगर सत्ता निरंकुश है तो शिक्षक क्या उसको बदलने के लिए कुछ पहल करेंगे, जैसा कि आचार्य चाणक्य ने भी किया था? बिल्कुल करेंगे। अगर सत्ता निरंकुश होगी तो शिक्षकों की भूमिका आचार्य चाणक्य ने जिस तरीके से अतीत में निर्धारित की थी वैसे शिक्षक भी अपनी भूमिका को निर्धारित करेंगे और निरंकुश सत्ता को बदलेंगे। अच्छा, कुछ जो फर्जी शिक्षक जो गलत प्रमाण पत्र के आधार पर बहाल हो गए हैं, सिस्टम में चल रहे हैं, जिससे कि बच्चों की पढ़ाई और उसकी गुणवत्ता प्रभावित हो रही है, क्या उसको लेकर भी आपकी कुछ पहल है? इसके लिए सरकार दोषी है। मैं नहीं मानता कि हमारे विद्यालयों में फर्जी शिक्षक हैं। अगर सरकार ऐसा मानती है तो ये जवाबदेही सरकार की है कि उन फर्जी शिक्षकों को जांचे, पकड़े और उनको सेवा से बर्खास्त करे। मेरी समझ से कोई फर्जी टीचर नहीं। इस बार का जो आपका 6 साल का टर्म होगा, इसमें प्रायोरिटी क्या होगी, आपकी प्रमुखता? हमारी प्रायोरिटी 3 है। सबसे पहले प्रायोरिटी है कि शिक्षकों को समान काम के बदले समान वेतन के सिद्धांत को सरकार स्वीकार करे। दूसरी प्रायोरिटी हमारी है कि उनको 10 वर्ष, 20 वर्ष, 30 वर्ष के आधार पर प्रमोशन की सुविधा मिले। तीसरी हमारी प्रायोरिटी है जो वित्तरहित संस्थान अभी काम कर रहे हैं, जिनको अनुदान सरकार देती है, समय पर अनुदान नहीं मिलता है, ऐसी संस्थाओं को घाटानुदान में सरकार तब्दील करे। संस्कृत और मदरसा के जो शिक्षक हैं उन शिक्षकों को वार्षिक वेतन वृद्धि सरकार नहीं देती है, उनको वार्षिक वेतन वृद्धि दे। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपको मैं बता दूं कि जो सारण शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र है उसमें 5 ज़िले हैं: सिवान, छपरा, गोपालगंज, मोतिहारी और बेतिया। इसके जो माध्यमिक और इससे ऊपर के जो शिक्षक हैं इसके मतदाता होते हैं करीब 10,500 के आसपास इसके मतदाता हैं और 22 अक्टूबर को इसके लिए मतदान किया जाएगा। सिवान से दीनबंधु सिंह।